नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर है एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा जी। फेस्टिवल की जो रौनक मार्केट में दिखनी चाहिए वो देखने को मिल नहीं रही है। उठा पटक का दौर जारी है मार्केट में। तो अविनाश जी, मार्केट में क्यों नहीं दिख रही है फेस्टिवल की धूम? नेहा जी, मुझे लगता है कि ये सवाल काफी लोगों के पास है कि फेस्टिवल की धूम अभी दिख नहीं रही है, लेकिन इसका मेन दो तीन कारण है। एक तो देखिए, अभी सभी को पता है कि प्राइमरी मार्केट में जिस प्रकार से अभी आईपीओज आ रहे हैं, मैं देख रहा था कि 4 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को आपका टाटा कैपिटल का इशू आ रहा है, फिर वीवर्क्स का इशू आ रहा है। करीबन 20,000 करोड़ का पैसा ये दो इशूज रेस करेंगे। प्लस जो लास्ट 8-10 दिन थे नवरात्रि के, मेरे ख्याल से कल लास्ट डे है, तो यहाँ पे भी बहुत एक तेजी से मार्केट में प्राइमरी मार्केट का पेपर बढ़ गया है। तो ये डेफिनेटली आपको सेकेंडरी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर बेचते हैं और प्राइमरी मार्केट में अप्लाई करते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि एफआई की बिकवाली अभी भी चल रही है। अभी भी आप अगर आंकड़े देखेंगे तो एफआई लगातार बेच रहे हैं, और बीच में रुपया भी वीक हो गया था। तो मेरे ख्याल से देखिए, उसके साथ साथ ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो फार्मा सेक्टर के ऊपर अभी बोला है कि 100% टैरिफ को लगाएंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे, तो वो भी एक थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड मार्केट ने लिया है। हमारा मानना है कि देखिए, अगर होपफुली दिवाली तक ट्रम्प साहब ने इंपोर्ट टैरिफ पे कुछ अच्छी खबर अनाउंस कर दी तो मार्केट्स बाउंस बैक भी बहुत तेजी से होगा, क्योंकि सारे फैक्टर्स अभी मोरलेस मार्केट ने डिस्काउंट किए। अभी नतीजों का सीजन बहुत जल्द शुरू होगा, और नतीजे अगर मोटा मोटी अगर अच्छे आते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को डेफिनेटली एक ट्रिगर मिलेगा। तो एटलीस्ट इंडेक्स को लेके 25,000 एक नियर टर्म का रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि बैंकों के लिए सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर क्रेडिट डिसबर्समेंट के लिए काफी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का कट होता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि ट्रांसमिशन इफेक्ट के लिए उनको क्रेडिट डिमांड अवेलेबल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करें। मुझे लगता है कि पॉसिबली 15-16 अक्टूबर के बाद मार्केट में थोड़ा सा एक वैल्यू जोन आएगा, और उसके बाद आपको एक थोड़ी तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। बट ये जो दिवाली हुई है, ये ज्यादातर पैनिक और थोड़ा बहुत लोगों का कॉशन है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं। आज भी मार्केट्स ने थोड़ा ऊपर जाके बाद में घिसा पुटाई काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के बाद ही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग शुरू होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। ऑल राइट, आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रवैया इन्वेस्टर्स को बाय अपनाना चाहिए, और आप कह रहे हैं 15-16 के बाद थोड़ी सी आप शायद थोड़े चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले मार्केट में। अविनाश जी, निफ्टी तो हमने देखा, जो पिछले हफ्ते हमने देखा 25,000 का लेवल पहले लोग कह रहे थे कि सस्टेन कर जाए, फिर वो भी हमने टूटता हुआ देखा, जिसको कई लोग डेंजर जोन भी कह रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है क्या मार्केट को? देखिए, बैंक निफ्टी में इतना गिरावट आई नहीं है जितना ब्रॉड निफ्टी में आई है, और इसका एक मेन कारण है कि देखो, बैंक्स का जो सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल से काफी ठीक ठाक होना चाहिए। कम से कम पहले क्वार्टर के हिसाब से अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो हमको अभी भी लगता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उसके बाद फेडरल बैंक हो गया, छोटे में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो सारे बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। उसके बाद सरकारी बैंक्स की बात करें तो देखिए, आज सरकारी बैंक थोड़े से एक्शन में थे, जैसे बैंक बड़ा है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है। तो कहने की बात है कि देखिए, क्रेडिट ग्रोथ तो बढ़ रहा है, और जो गवर्नमेंट ने अभी रेट कट्स अनाउंस किए, अभी कल आरबीआई की पॉलिसी है, ऐसा अंदाजा है कि शायद न्यूट्रल स्टांस होगा, लेकिन जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री रहेगी वो नेहा जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि इन्फ्लेशन नीचे आए तो इंटरेस्ट कट का भी माहौल अच्छा बनाए। तो इसलिए बैंक निफ्टी इसीलिए थोड़ा सा एक ठीक रुझान में था, क्योंकि कल सुबह क्रेडिट पॉलिसी है। अविनाश जी, हमने अच्छी खासी तेजी पंजाब नेशनल बैंक में भी देखी, तो इसको लेकर आपका क्या व्यू है अभी? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इस लेवल से काफी अच्छा सिग्निफिकेंट अपसाइड पॉसिबल है नेहा जी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेट क्वालिटी अभी स्टेबल हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा हो चुका है। और सरकारी बैंक्स में पहले से हमने देखा है कि ये बैंक्स, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आप कंपेयर करें तो ऑलवेज डिस्काउंट में चलते थे, और यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि जो पिकअप होता है, नॉर्मली बैंकों का जो बिजी सीजन होता है वो आपका सितंबर से शुरू होता है और फिर मार्च तक कंटिन्यू होता है। तो मार्केट का अनुमान है कि सेकंड क्वार्टर पहले क्वार्टर से तो अच्छा आएगा, लेकिन तीसरी तिमाही जो होगी, जहाँ पे पूरा जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि देखिए, लोग खर्चा करेंगे
तो क्रेडिट ग्रोथ की जरूरत लगेगी, और खर्चा करने के लिए ये जो सरकारी बैंक है जैसे पीएनबी है, इसके पास लिक्विडिटी सपोर्ट काफी अच्छी है। और होपफुली अगर कल इंटरेस्ट कट होता है तो कहीं ना कहीं देखिए डिमांड तो बढ़ेगी, और बैंकों के लिए ये अच्छी बात रहेगी। अगर आप हाउसिंग की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, तो आई थिंक पीएनबी शुड डेफिनेटली एक तरीके से एक रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से भी अच्छा बन सकता है। ऑलराइट, तो ये हो गई पीएनबी पे आपका पूरा व्यू। हमने अविनाश जी, आपने शुरू में अभी ये बताया अभी कि जो फार्मा कंपनीज पर जो 100% टैरिफ अनाउंस किया है, तो उसके बाद पूरे फार्मा सेक्टर पर आप क्या व्यू रख रहे हैं अभी? देखिए, पहली बात तो जो रूल आया है इसमें एक बात आपको समझनी है कि 100% टैरिफ उन्हीं कंपनी पे लगेगा जो पेटेंटेड ड्रग्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अभी इंडिया में बहुत ऐसी कम कंपनी है जो पेटेंटेड ड्रग करती है, लेकिन जो खतरे की घंटी है कि लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो ट्रम्प साहब ने पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर बात की है, कल हो सकता है जेनरिक दवा पे जहाँ पे हाँ, कंपनीज बड़ी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब तक पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं होता ये इम्पोर्ट टैरिफ का, जो शायद अभी मिडिल ऑफ अक्टूबर तक होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा घबरा हुआ है कि अगर जेनेरिक ड्रग्स भी आते हैं तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे ऑरिबिंदो है, सन फार्मा है, लुपिन है, ग्लेनमार्क है, ये सारे जेनेरिक दवा ही बनाती है। तो मेरे ख्याल से यूएस इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। मेरे ख्याल से देखिए, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद ही होगी तो ही अच्छा लगेगा। और आप कह रहे हैं फ्रेश खरीदारी थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद ही होगी। आपने सन फार्मा का नाम लिया, तो सन फार्मा को लेकर अभी क्या व्यू है, अगर अभी करंट उसको देखते हुए बात करें तो? देखिए, मेरे ख्याल से कंपनी फिलहाल तो उन्होंने कोई कमेंट्री दी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर कल ट्रम्प साहब ने जेनरिक दवा के ऊपर भी कुछ टैक्सेस या इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाई तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए आज माहौल ऐसा है कि कोई कस्टमर है या सप्लायर है वो इंपोर्ट टैरिफ अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। अभी काफी ऐसे कंपनियां हैं जो इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट करती है। हम 2-3 कंपनी के मैनेजमेंट से बात की है तो उन्होंने बोला कि 50% की ड्यूटी में ज्यादा से ज्यादा 20-25% हम पास थ्रू कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमर को बता सकते हैं, बट 50% बहुत ही महंगा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी ये ऐसा माहौल हो गया है कि अभी तो तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में अगर ये जारी रहा और ये इंपोर्ट ड्रिफ्ट नहीं आई तो काफी एक्सपोर्टिंग वाली जो कंपनियां इंडिया की उनके लिए दिक्कत होगी। ऑफकोर्स फार्मा के लिए तो 100% अगर टैरिफ आता है और जेनरिक दवा भी अगर आती है तो डेफिनेटली आपको मार्जिन में प्रेशर आएगा। और सन फार्मा तो ऑलमोस्ट काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट, ऑलमोस्ट इनको काफी बड़े एक्सपोर्टर है यूएस को, तो उनका एक्सपोर्ट मार्केट इफेक्ट होगा, उनको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम है वो उनको दूसरे मार्केट ढूंढ के ही सुलटाने पड़ेंगे। ओके, तो ये तो हो गई सन फार्मा की बात। अविनाश जी, सिप्ला को लेकर अपना व्यू प्लीज शेयर कीजिएगा। क्योंकि सिप्ला में भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में तो उनका काफी अच्छा ग्रोथ है, एक्सपोर्ट मार्केट में यूएस और यूरोप दोनों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो मे बी कम नॉट कंपेयर टू सन फार्मा, बट सिप्ला में डेफिनेटली कम से कम 10-15% उनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट स्पेसिफिकली यूएस से आता है, तो उनको भी डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए, माहौल ऐसा बना है कि अभी जो डोमेस्टिक कंपनीज है जो ज्यादा सेल डोमेस्टिक मार्केट से करते हैं उनके लिए कोई फिक्र नहीं है, बट अगर 10-15% या 20% आपका एक्सपोर्ट से आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अनुमान लगा रहा है कि सेकंड हाफ जो है अक्टूबर टू मार्च में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे थोड़ी मार्जिन में कटौती आ सकती है। ऑलराइट, तो इसमें आप कह रहे हैं थोड़ी कटौती आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। अविनाश जी, नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल ट्रेंड पर है, TRENT। कह रहे हैं उनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 6375, 6375। कह रहे लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, आपका सजेशन मांग रहे हैं। देखिए, ट्रेंड आज भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा नरम ही था आज के ट्रेडिंग सेशन में, और इसकी एक वजह है कि देखिए मार्केट को जो ग्रोथ चाहिए था नंबर ऑफ स्टोर्स में वो थोड़ा कम हो चुका है, प्लस कंपटीशन वो कैटेगरी में बढ़ गई है, तो इसीलिए देखिए पहली तिमाही का नंबर कोई इतना खास भी नहीं था, तो मार्केट्स को काफी डिसअपॉइंटमेंट मिला। मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल है तो थोड़ा सा एवरेज करिए, क्योंकि आपने काफी ऊपरी लेवल पे लिया, अभी स्टॉक करीबन 4,300-400 चल रहा है, तो ऐसे शेयर में अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा एवरेज करके कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम ले लीजिए। देखिए, कंपनी बहुत बढ़िया है, टाटा ग्रुप मैनेज कंपनी है, रिटेल में अच्छा नाम है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दीजिए और थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करिए, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड आगे अच्छा बने। ऑलराइट, कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए? देखिए, मैं कहूंगा कि करंट लेवल जो है 4,200 4,300 यहाँ पे थोड़ा एवरेज करिए, और मेरे ख्याल से अभी पूरा पैसा मत लगाइए, कम से कम 25-30% अभी डिप्लॉय करिए, दूसरे तिमाही का रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट ठीक ठाक आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आपको घबराने की बात नहीं, तभी थोड़ा और एवरेज करिए,
लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये जो आपका प्राइस है 6,400 या 6,500 ये तीन तभी सौ होगा। पिछहत्तर हाँ इनका है। हाँ, तो ये करीबन कम से कम साल 1.5 साल आपको टाइम देना है, क्योंकि देखिए रिटेल इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रेंड का एक बड़ा ब्रांड है, ज़ूडियो में उन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर ली है, बट नंबर्स को आने के लिए शायद एक 2-3 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, नंबर्स आने के लिए आप कह रहे हैं 2-3 क्वार्टर शायद वेट करना पड़ सकता है। अविनाश जी, जियो फाइनेंस भी काफी चर्चा में रह रहा है, तो जियो फाइनेंस को लेकर आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है? देखिए जियो फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट साइज काफी एनबीएफसी कंपनी से बड़ी है। इनफैक्ट इनकी बैलेंस शीट साइज लास्ट जो मैंने देखी थी वो करीबन 1,30,000 करोड़ थी। तो एनबीएफसी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप लिवरेज करके 3-4 गुना अपनी बैलेंस शीट साइज से आप स्पेंडिंग या बोरोइंग कर सकते हो। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर अभी रिलायंस जो बिठा रहा है, देखिए अभी तक तो पूरा बिजनेस शुरू नहीं हो गया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो ब्रोकिंग में एंटर करेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट में करेंगे, म्यूचुअल फंड में उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ करार भी किया है। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया आपका 2 साल के ऊपर का है तो ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। रिलायंस ग्रुप सभी जानते हैं कि जब सोचता है तो बहुत बड़ा सोचता है, और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम और समय देना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको शायद उतना रिस्क रिवॉर्ड ना मिले, बट अगर आपका 2 साल के ऊपर का व्यू है तो इसको निवेशित करके थोड़ा सा आराम से इसको अपने डीमैट में रखिए, अच्छे खासे रिटर्न आएंगे बट अगले 2 साल के बाद। बजाज फिनसर्व को भी लेके काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आने वाले वक्त में किस तरीके का व्यू रखते हैं आप? देखिए बजाज फिनसर्व ये होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की, इनका जो सब्सिडरी है वो बजाज फिनांस है। बजाज फिनसर्व में बेसिकली बजाज फिनांस तो सब्सिडरी है, बट इनका इंश्योरेंस का भी बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कभी ना कभी तो इंश्योरेंस कंपनी का भी आईपीओ या वैल्यूएशन होने की संभावना है, तभी बजाज अच्छा। फिनसर्व को जरूर फायदा होगा। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, क्योंकि देखिए ये सारे शेयर नेहा जी ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, अभी आप हाँ। इन कंपनीज में करोगे तो ये कंपाउंडर होंगे, साल का 10-15% ही आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये एक अच्छा विकल्प है, बट उन्हीं लोगों के लिए जो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। शॉर्ट टर्म या ट्रेडर्स के लिए मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड शॉर्ट टर्म में आएगी। ऑलराइट, आप कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अविनाश जी, अब आप ये बताइए कि आपके फेवरेट पिक इस समय कौन से रहेंगे जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि एक तो होटल सेक्टर का दिग्गज है, इंडियन होटल्स है, फिर उसके बाद लेमन ट्री है। लेमन ट्री तो मैं ऑलरेडी मुझे याद है लास्ट टाइम आपके शो पे मैंने बताया, बट इंडियन होटल में एक खासियत है। देखिए ये कंट्री की सबसे बड़ी होटल चेन है, टाटास की है, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस साल करीबन 2,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 2,000 करोड़ था। और उनकी एक न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है जो मोटा मोटी अगले 3 या 4 महीने में ये बेचने वाले हैं, करीबन $2 बिलियन के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो कैश फ्लो तो बढ़ेगा ही, प्लस इनको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी लॉस प्रॉफिट नहीं बना रही है। बट ओवरऑल होटल का स्ट्रक्चर जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। सेकंड क्वार्टर में भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 720-723 में आप एक्यूमुलेट करते हो तो 6 से 12 महीने में ₹900 का टारगेट डेफिनेटली पॉसिबल है। और दूसरा शेयर है शारदा क्रॉपकेम। देखिए एग्रोकेमिकल सेक्टर पे हम काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा मौसम इस बार मानसून का हो चुका है। पिछले साल एग्रोकेमिकल के लिए चीजें अच्छी नहीं थी, बट इस बार कंपनी अच्छा कर रहे हैं। तो शारदा क्रॉपकेम ने पिछले साल 300 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस साल ऑलरेडी 150 करोड़ का प्रॉफिट पहले क्वार्टर में किया है, और हमको लगता है कि पूरे साल का 400 करोड़ प्रॉफिट आएगा। और पहला और दूसरा तिमाही नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए पीक क्वार्टर माना जाता है। तो यहाँ पे 1,050-1,100 का टारगेट मिल सकता है। ये करीबन अभी 820-823 चल रहा है। ये भी बहुत अच्छा विकल्प है अगले 6-8 महीने के लिए। जब नंबर्स आएंगे आपको थोड़ा इसमें री रेटिंग का एक चाबुक जरूर दिखने को मिलेगा। तो ये तो हो गए 3 पिक्स, कुछ एड ऑन्स हो सकते हैं क्या? देखिए अगर आपको कल बैंक निफ्टी के लिए खेलना है तो मैं समझता हूँ कि कैनरा बैंक देख लीजिए। कैनरा बैंक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी 120-123 है, ये करीबन 140-145 तक भी जा सकता है, होपफुली अगर रेट कट आता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि कैनरा बैंक के नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो कैनफिन होम्स उनकी सब्सिडरी अच्छा कर रही है, प्लस कैनरा बैंक का जो एएमसी है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका पब्लिक इशू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग कैनरा बैंक को मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सस्ता काउंटर है। मेरे ख्याल से एक शेयर बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। बुक वैल्यू 114-115 है और प्राइस 123 है। तो यहाँ पे कम से कम 140-50 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली आएगा जब बैंकों में तेजी होगी। तो ये सबसे ज्यादा भागने की पोटेंशियल रखता है। ऑलराइट, तो ये हो गए अविनाश जी आपके टॉप पिक्स। अविनाश जी, आज आप डीआरएस इनसाइट्स के शो पर आए, आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। डिस्क्लेमर,
जाने से पहले? इनफैक्ट नेहा जी, जो भी शेयर्स हमने आपको बताए हैं, हमने सारे क्लाइंट को भी बताए हैं, और पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग इन शेयर्स में नहीं है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर आपको। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स के सवाल लेने के लिए, को अच्छे से गाइड करने के लिए। इट वाज वंडरफुल डूइंग द शो विद यू एज ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप सभी के लिए भी आज के शो में हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज आप लोग हमारी मेंबरशिप लेकर अपना सवाल पूछिए, ताकि आसानी हो और हम आपका सवाल ले पाए। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपके नाम के अगेंस्ट आ जाता है एक बैच, जिससे आपको एज अ मेंबर आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी होती है, और उसके बाद आपके सवाल लेने में भी। मेंबरशिप की डिटेल्स आपको शो के बाद मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।